Good morning everyone. Let's start question number 3rd. Calculate current ratio and kick ratio. In this question, first we have to calculate current ratio. Current ratio. Then what is the formula of current ratio? Current assets upon current assets upon current liabilities. फर्स्ट वीडियो में मैंने एक टेबल बना के बताई थी कि कौन कौन सी करंट एसेट्स होती है और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसेट्स कौन कौन सी होगी। देखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैंने क्या कहा था, वो एसेट्स जिसको अपन इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या दूसरे एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन 1 ईयर, उसको अपन लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी कैश है, तो उसको अपन लोग करंट एसेट्स मिलेंगे। तो मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, द वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 10,000। ओके, ट्रेड रिसीवेबल, इन ट्रेड रिसीवेबल वी इंक्लूड डेटर्स एंड BR, मीन्स बोथ आर current assets. So second is trade receivable, 71,000 current assets, trade receivable. Third one is short term investment. Short term investment है तो current assets होगा, long term होगा तो फिर नहीं होगा। current assets मतलब विद इन 1 ईयर जिसको अपन करंट कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट होगा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो 20,000 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हुई। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म का मतलब जो 1 ईयर के बाद की बात कर रहे हैं, तो वो करंट नहीं हो सकता, नॉन करंट है, तो इसको अपन लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। अब स्टॉक की इसके अंदर 3 कंडीशन दी हुई है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 फिनिश गुड्स और नंबर 3 है लूज टूल्स। रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल अपन ने परचेज किया है जिसका अपन प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेंट्री का पार्ट होता है, इंक्लूड करेंगे 80,000। गुड्स तैयार हो गया और रेडी टू सेल, उसको अपन बोलते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। बट लूज टूल्स कभी भी सेल नहीं होता है। लूज टूल्स इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको अपन सेल नहीं कर सकते। लूज टूल्स का मतलब जो ऑब्सोलेटेड आइटम्स होते प्रोडक्शन के टाइम पर, उनको अपन इसके अंदर इंक्लूड करते, तो वो अपन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल नहीं होगा इमीडिएटली, इसलिए उसको अपन लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लूज टूल्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। यदि इन्वेंट्री कहीं दी हुई है, जैसे इन सबका टोटल होगा 1,860 + 50 190। यदि इन्वेंट्री 190 दिया होता और क्वेश्चन में लिखा होता लूज टूल्स इंक्लूड 50,000, तो 50,000 माइनस करने के बाद में वैल्यू दिखाते। अपन यहाँ पर ये 2 आइटम दिए हुए थे, तो दोनों का टोटल लिखा है। फिर दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का, तो इसमें लेते फिर 9,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर दिया प्लांट एंड मशीनरी, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, टैक्सेशन लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है, और प्रॉफिट एंड लॉस P&L का पार्ट होता है, ये कहीं नहीं आएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल करंट एसेट्स का देखिए कितना हुआ, 71,000 + 9,000 80 + 21 लाख 80,000, 1,90,000, 190 + 60 कितना हुआ, 2,50,000। तो करंट एसेट्स का टोटल कितना हुआ, 2,50,000। अब करंट एसेट्स की बात कर ली, अब करते हैं करंट लायबिलिटीज, क्योंकि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है, तो करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज का मतलब जो लायबिलिटी है, अब इनमें अपन ने कुछ स्टार लगा दिए, ये तो करंट एसेट्स की बात हो चुकी है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट्स ही होती है, ऐसे मतलब नहीं आएगा। फिर इन्वेंट्री लूज टूल्स की बात हुई, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स होती है। ट्रेड पेबल, यहाँ से अपनी लायबिलिटी स्टार्ट हुई, मतलब पेमेंट करना है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और BP इंक्लूड होता है, तो ये दोनों आइटम आएंगे। तो यहाँ पर लिया क्रेडिटर्स एंड BP। ट्रेड पेबल 1 लाख रुपीज, ट्रेड पेबल कितना है, 1 लाख रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स का पेमेंट करना है, इंक्लूड होगा 25,000
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपनी लायबिलिटी है, इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा, तो 5000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, इसका मतलब करंट लायबिलिटीज टोटल कितनी हुई, अपनी करंट लायबिलिटीज बनी 1,30,000, 1,30,000 करंट लायबिलिटीज बनी। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 130, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 250। अब अपन को क्या करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। देन करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लायबिलिटीज 1,30,000। ये कट कर देते हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 60 होता है, 26 होता है, तो 1 आएगा, पॉइंट आएगा 9 तक जाता है, 1.9, 1,17,000, 26 था तो ये 12, 120 रहा, 3 रह गए रिमेनिंग, 3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर, 13 2 जा 26, 1.292। जैसे ही वैल्यू आती है 1.92, 2 डिजिट तक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, is/1। इसका मतलब करंट रेशियो का आंसर कितना आया, 1.92:1। ये करंट रेशियो आ गया अपना। कैलकुलेट करना है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, तो सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग करंट रेशियो कैलकुलेट कर दिया, अब कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बता दिया, या तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला लगाओ, या मैंने आपको शॉर्ट बताया था कि क्विक एसेट्स का फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट कर दो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, करंट एसेट्स कितनी आई, करंट एसेट्स है 2,50,000, इस 250 में से अपन क्या माइनस करेंगे, एक तो स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी टोटल कर रखी है 80 + 60 140, तो स्टॉक कितना माइनस करोगे 1,40,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ 9,000, तो 9,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस के माइनस कर देते हैं, 140 और 149,000 इसमें से माइनस करोगे, करंट लायबिलिटीज जितनी पहले थी वही लोगे 1,30,000। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 250 में से 149 माइनस करोगे तो 150, 1,01,000 अपॉन 1,30,000, ये इसकी वैल्यू बनी। देखिएगा 140 जो आपकी वैल्यू है वो किसकी है, स्टॉक की। स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड किया, 80 और 60, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 9,000 किसकी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। दोनों वैल्यू को अपन लोगों ने यहाँ पर साथ में ले लिया है, दोनों वैल्यू की वैल्यू बनी 1,49,000। 149,000 यदि आप इसमें से माइनस करोगे तो आप लोगों की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 149 माइनस 250 इक्वल टू 1,01,000। और करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यू वो एज इट इज वैल्यू रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। यहाँ तक की वैल्यू अपन लोगों ने कैलकुलेट की। अब इसको सोल्व करते हैं, जब सोल्व करोगे तो ये 30 इसका माइनस क्या इक्वल 3 से करते तो 0.13, पॉइंट यहाँ आएगा 91 7 1.791 था तो 939 3 1.73:1। ये किसका आंसर आ गया, क्विक रेशियो का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरीके से सोल्व किया, 0.73:1 इसकी वैल्यू आई किसकी, क्विक रेशियो की। और करंट रेशियो की वैल्यू कितनी आई, करंट रेशियो का आंसर आया 1.92:1। इस तरीके से दोनों का आप लोगों ने आंसर कैलकुलेट किया है। इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, इसको एक बार दोबारा चेक कर लेना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1,01,000 अपॉन 130, तो 130 से करोगे तो 0.70, 3 जा 21, 2 7 1 जा 7, 91 91 किया 10, 10 से करोगे 100, 8, इसका मतलब 1.78:1 आएगा। ठीक है, तो 0.78:1 और इसकी वैल्यू आई। अब ये तो बात हुई रेशियो कैलकुलेट करने की।
रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है रेशियो का कि अपना आंसर क्या, ये कंपनी की पोजीशन सही है कि नहीं है। अब आपको ये देखना है करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1। तो आप लोग ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू आइडल रेशियो the company's current ratio is 1.92:1 and ideal ratio is 2:1, means it is not according to the ideal ratio, so we have to improve our current ratio। आपको क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ाओगे, हालांकि ठीक अप्रोप्रिएटली, लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए। सेम ऐसी क्विक रेशियो की बात करते हैं। क्विक रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है, 1:1, और इसका रेशियो है कितना, 0.78:1। इसका मतलब इसको भी क्या करना है, इंक्रीज करना है। आइडल रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों की कंडीशन क्या है, कम है, आप लोगों को इसको कंडीशन को और इंक्रीज करनी चाहिए। ये आप लोगों ने डिस्कशन किया अभी तक का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई पोर्शन ऐसा लगे जो नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग इसको डाउट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अब इसकी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में अपन लोग आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, उसके आगे उसके बाद में आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पहले अपन यहीं पर एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पॉइंट देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते। मैंने पूरी डिटेल में आपको ये क्वेश्चन बताया है। ऐसे अपन लोग ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या होता है कि करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह दें, और करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज, लेकिन आपको डिटेल नहीं दी हुई होती, वो डिटेल आपको बैलेंस शीट से देखनी होती है। बैलेंस शीट यदि अपन बात करते हैं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है वो देखो। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, आप लोगों को खूब बनाई हुई बैलेंस शीट पता भी है, फिर भी बता देता हूं। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग लेते हैं यहाँ पे कैपिटल। क्या लेते हैं, कैपिटल। फिर लेते हैं कैपिटल के बाद में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इसमें लेते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर लेते हैं करंट लायबिलिटीज। ये होता है टोटल लायबिलिटीज। जितनी टोटल लायबिलिटी होती है उतनी क्या होती है, टोटल एसेट्स होती है। यहाँ आप लोगों लेते हो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स लिखोगे। फिर लिखते हो इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर लेते हो आप करंट एसेट्स, ये चीज आती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि टोटल एसेट्स दी हुई है और टोटल एसेट्स के बाद आपको ये दो आइटम दे दिए, तो इसका मतलब टोटल एसेट्स में से इन दो आइटम को माइनस करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी, करंट एसेट्स की। आपको एक नंबर ये डिटेल दी हुई है, आपको 2 नंबर पे ये डिटेल दी हुई है, और पूछ लिया गया कि करंट लायबिलिटीज बताइए। तो जितना टोटल एसेट्स है उतनी क्या होती है, टोटल लायबिलिटीज होती है। तो टोटल लायबिलिटीज में से यदि ये डिटेल माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज ही आएगा। मतलब पैटर्न वही रहेगा। आप लोगों को सिर्फ बैलेंस शीट के कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट जब अपन सोल्व करते हैं तो किस तरीके से सोल्व करेंगे और कैसे बैलेंस शीट के अंदर आएगा। इन दोनों को अपन कह सकते हैं कि इसके बाद कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को एक साथ में शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। मतलब कैपिटल किसकी है, शेयर होल्डर की। और रिजर्व सरप्लस में क्या आता है, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ये सब भी किसका होता है, शेयर होल्डर फंड का। तो इन दोनों को अपन एक साथ में क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड। इन दोनों के एक साथ में अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और उसके बाद में इन तीनों के एक साथ में बोलते हैं टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट। ये 3 वर्ड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैंने बताया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आइटम आएंगे, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आता है नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में 2 टाइप की कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में आता है एक तो P&L, एक आता है
जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, और इससे रिलेटेड कोई भी रिजर्व आपको दिया हो तो सब इसी के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे। अब यदि इन डिटेल की बात करें तो टोटल 2 + 3 = 5 आइटम इंक्लूड इन द शेयर होल्डर फंड, ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को इसका नॉलेज होगा तब आप लोग ये चीज़ कंप्लीट कर पाओगे। तो इसका आप लोगों को सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अपन लोगों ने डिस्कशन किया था लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्लूड द टोटल डेप्ट एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट। ओके, then first point is shareholder fund, second is total debt. Total debt, in total debt we include long term debt plus current liabilities. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि मान लीजिएगा कि पेमेंट करना है, इस साल जो पेमेंट करना है उसको किस में इंक्लूड करोगे, करंट लायबिलिटीज में, और जो आफ्टर दिस ईयर वी विल पे दैट विल इंक्लूड इन द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, द टोटल लायबिलिटी इंक्लूड इन द टोटल डेप्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट टोटल एसेट्स, बताइए आप लोगों को, इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ये चीज आप लोगों को सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, 3 आइटम। ठीक है, मान लीजिएगा क्वेश्चन में कोई डिटेल दी हुई है, जैसे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें डिटेल आपको दी हुई है। सबसे पहले टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है, 40 लाख, and non-current assets is 22 lakh, shareholder fund, share capital and reserve surplus 3 lakh, दोनों को मिला के अपन बात करते हैं शेयर होल्डर फंड कितना हुआ, 27 लाख। ठीक है, and non-current liabilities 8 लाख। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। जब अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन current liabilities, formula is current ratio equal to current assets upon current liabilities। अब सबसे पहले क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। क्या चाहिए, करंट एसेट्स। मैंने अभी बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट में मैंने बताया था कि एसेट साइड में क्या आता है, सबसे पहले अपन ये करते टोटल, एसेट साइड का टोटल क्या होगा, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में यहाँ सबसे पहले लेते हैं अपन लोग फिक्स्ड एसेट्स, फिर लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आती है करंट एसेट्स। अब यदि क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, और आप लोगों को ये फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, फिर इन दोनों के साथ में कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी है 40 लाख, और नॉन करंट एसेट्स कितनी दी हुई है, 22 लाख। इसका मतलब करंट एसेट्स कैलकुलेट हो सकती है। देन करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस non-current assets। The total assets is 40 lakh and non-current assets is 22 lakh, then 18 lakh। क्या आ गई, करंट एसेट्स तो आ गई अपने पास में। दूसरी क्या चाहिए अपन को, करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट लायबिलिटीज के फॉर्मूला अपन को पता है, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन में दी हुई है आपको नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, ये देखो शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, और नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब टोटल डेप्ट है, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल दी हुई है क्वेश्चन में। इस साइड में मैंने बताया था, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स जितनी उतनी क्या होनी है, टोटल लायबिलिटीज। इन तीनों का यदि टोटल अपन माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा, रिमेनिंग करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से अपन सोल्व करें, देन टोटल एसेट्स माइनस क्या क्या माइनस करना है, इन दोनों के टोटल को एक साथ में क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स अपने पास में 40 लाख माइनस शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी हुई, शेयर होल्डर फंड तो दिया 27 लाख, 24 + 3 27, और नॉन करंट लायबिलिटीज दिए 8 लाख। 27 + 8 कितना होगा, 35, 27 + 8 लाख, देन 40 लाख
माइनस 35 इक्वल टू 5 लाख द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला लगा देते हैं। करंट एसेट्स अपने पास में कितनी है 18 लाख। करंट रेशियो के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स लिखी, करंट लायबिलिटीज कितनी है 5 लाख। 5 3 जा 15, 3 5 3 जा 5 6 जा 30 है, 3.6:1 क्या आ गई करंट रेशियो आ गया। सिंपल है। यदि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो पहले जो मैंने एक बैलेंस शीट बनाई थी उसको दोबारा देखना है वीडियो को, उसके बाद ये फॉर्मूले लिखा है, ये फॉर्मूले भी आपको लर्न करना है। आज जो नए फॉर्मूले आए हैं, करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल होगी। आज के जो नए फॉर्मूले उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस होगी। नंबर 2 टोटल डेप्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, या इसमें ये बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। ये क्या होगा टोटल डेप्ट। एंड टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ये 3 फॉर्मूले आपको और लर्न करने हैं। उसके बाद ये तीनों फॉर्मूले लर्न करने के बाद अभी आप लोग जब इक्वेशन देख रहे थे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और लिख रखा है। इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सोल्व करने की कोशिश करना कि आप लोगों का इसका आंसर आता है कि नहीं आता। यदि क्वेश्चन के आंसर में कहीं को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डाउट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोबारा इस वीडियो को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखोगे और उन फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन को थोड़ा फोकस कर दीजिएगा सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को आपको दोबारा से एक बार देखना है और इसके आंसर को आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट होती है, ताकि आप लोगों को पता लगे आंसर कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।